हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और मैंने देखी वीर सावरकर और मालागांव एक्सप्रेस। अब ये दोनों फिल्में कंप्लीटली ऑपोजिट है एक दूसरे से, लेकिन दोनों फिल्मों में एक चीज कॉमन है और वो है टैलेंट। दोनों फिल्मों में एक्टर, डायरेक्टर्स एंड राइटर्स का रोस्टर काफी अच्छा है, लेकिन क्या ये दोनों फिल्में अपने अवेलेबल टैलेंट को अच्छी तरह यूज करती हैं? क्या ये दोनों फिल्में वो डिलीवर करती हैं जो इनके ट्रेलर्स ने प्रॉमिस किया था? आज इसी के बारे में बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग। तो पहले मैंने देखी वीर सावरकर एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्रोवर्सीज दैट सराउंड दिस फिल्म, जो बातें चल रही हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, एक फैक्ट अनडिनाइबल है और वो फैक्ट ये है कि रणदीप हुड्डा साहब इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड एक्टर्स दैट वी हैव इन आवर इंडस्ट्री। इनका कोई भी रोल उठा के देख लो किसी भी पिक्चर में, ही हैज ऑलवेज गॉन अबव एंड बियॉन्ड एंड परफॉर्म दैट रोल। और यहां पर भी वीर सावरकर में भी आपको यही रूप रणदीप हुड्डा का देखने को मिलेगा। हाफ वे थ्रू द मूवी आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी दैट रणदीप हुड्डा के पास जितना भी लिटरेचर अवेलेबल था सावरकर के ऊपर, वो उन्होंने बहुत ही इन डेप्थ जाके इंटेलिजेंटली पढ़ा है और उससे ज्यादा समझा है। उनकी आंखें कन्वे करती हैं फिल्म के अंदर कि जो जो इमोशंस, जो भी उन्होंने चीजें पढ़ी हैं, उन्होंने कितने जबरदस्त तरीके से कन्वे करी है। पेट्रियोटिज्म की, हिंदुत्व की, हेटर्ड की, लव की, हर चीज आपको उनकी इंटेंसिटी में दिखेगी। ये सागर तो भारत माता के चरण धोता है, पूरी दुनिया घुमा के मुझे फिर से तुम्हारे पास ले आएगा। इस फिल्म को ना राइट विंग या लेफ्ट विंग के लेंसेज से मत देखना। ट्राई टू वॉच दिस फिल्म एज अ हिस्ट्री लेसन। आपकी विचारधारा किसी भी पार्टी की तरफ लीन करती हो, दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट सावरकर डिड प्ले अ वेरी मॉन्यूमेंटल रोल इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। 1912 तक हम इनको मार मार के भगा देंगे। फिल्म 3 घंटे लंबी है, लेकिन ये अपनी रनिंग लेंथ को बहुत अच्छी तरह जस्टिफाई करती है। वो क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी ये बात बोली थी दैट टू अंडरस्टैंड सावरकर्स वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल डूइंग्स एंड वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल लाइफ, आपको इनकी लाइफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर 1 बीइंग हिज प्री सेल्यूलर जेल लाइफ एंड नंबर 2 बीइंग हिज पोस्ट सेल्यूलर जेल लाइफ। दोनों स्टार्कली डिफरेंट हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं दोनों को लेके, और ये फिल्म उनको केटर करती है, उनको दिखाती है। पहली बार किसी को 2 उम्र कैद की सजा दी है। फिल्म में रिसर्च बहुत ऑन पॉइंट है बिकॉज वेन इट केम टू सावरकर्स राइटिंग, जो कभी मराठी से ट्रांसलेट ही नहीं हुई थी इन हिंदी, बहुत सारी उनकी ऐसी लिखाइयां थी जो कभी ट्रांसलेट नहीं हो पाई। एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज राइट नाउ अवेलेबल ऑन सावरकर्स लाइफ वाज रिटन इज पेन्ड बाय विक्रम संपत, जो एक बहुत ही रिनाउंड हिस्टोरियन है। वहां से इन्होंने बहुत सारी रेफरेंसेस लिए एंड आई एम हैप्पी टू सी कि इन्होंने क्रेडिबल सोर्सेज को यूज किया है टू एक्चुअली पेन डाउन अ स्क्रिप्ट। सावरकर ने अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में काला पानी में जो इनकार्सरेशन का अपना टाइम स्पेंड किया था, वो वाला सीक्वेंस कुछ लोगों को लंबा लग सकता है, लेकिन उसको लंबा रखना चाहिए था बिकॉज देन एंड देयर ही स्पेंट 13 इयर्स। तो मेजर चंक जो पिक्चर का है और जो सावरकर के दिमाग में चल रहा था कि वो यहां से कैसे निकले, जो उन्होंने माफीनामे लिखे थे और वो क्यों लिखे गए थे, इन सब के पीछे बहुत क्लैरिटी से ये पिक्चर आपको बताएगी कि क्या उनकी इंटेंशन थी, कि क्या वो जेल में रह के हेल्प कर सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, या उनको माफीनामे लिख के बाहर निकलना पड़ेगा एंड ही वुड बी मोर यूजफुल आउटसाइड ऑफ द जेल। तो ये सारे क्वेश्चन भी फिल्म बहुत अच्छी तरह क्लियर करती है। मैं इस महान किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता हूं। सावरकर रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं थे। वो हिंदुइज्म और हिंदुत्व को एक आइडियोलॉजी की तरह फॉलो करते थे और एनफोर्स करते थे और कभी भी एज ए रिलीजन नहीं देखा उन्होंने। ये चीज फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सिनेमेटोग्राफी ऑफ द फिल्म एक्चुअली गो हैंड इन हैंड, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा रणदीप हुड्डा लव्स डार्क शॉट्स अ लॉट। बहुत सारे डार्क शॉट्स हैं, मेरे को ज्यादा लगे, ये सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये मेक और ब्रेक नहीं करता फिल्म को। एज अ डायरेक्टर रणदीप हुड्डा डज अ फैंटास्टिक जॉब, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये जरूर लगा कि फिल्म थोड़ी कट शॉर्ट हो सकती थी। बट इफ यू लुक एट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट आई वुड से द मिस इंफॉर्मेशन दैट दिस फिल्म हैड टू एड्रेस, रन टाइम ये अपना जस्टिफाई करती है। ये आजाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सल्तनत चाहते हैं। गांधी जी एंड सावरकर थॉट वेरी डिफरेंटली। दोनों के सोच विचार काफी अलग थे फ्रीडम स्ट्रगल को लेके, वायलेंस और नॉन वायलेंस को लेके भी, और इसी के चलते उनके बीच में एक एनिमोसिटी सी डेवलप हो गई थी ओवर टाइम, और ये भी चीज ये फिल्म काफी अच्छी तरह दिखाती है। आज हम अंग्रेजों के पक्ष में लड़ेंगे तो कल वो भी हमारी मदद करेंगे। बहुत ही टैलेंटेड सपोर्टिंग कास्ट है फिल्म की और वो जस्टिस भी करते हैं अपने गिवन रोल्स के साथ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज करा गया है। अगर स्क्रिप्ट इस तरह से लिखी जाती और उनको भी ज्यादा लाइमलाइट मिलती तो और ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकती थी फिल्म। अब कुछ लोग इस फिल्म को बोलेंगे प्रोपेगेंडा, कुछ लोग बोलेंगे हम ये फिल्म नहीं देखेंगे क्योंकि ये माफी वीर पे फिल्म है। तो गाइज मैं आपसे सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि ये रणदीप हुड्डा का एक बहुत ही ऑनेस्ट एफर्ट है व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन एंड एक्टिंग। ही हैज येट अगेन गिवन हिज बेस्ट ओवर टाइम।
रणदीप हुड्डा को उतनी लाइमलाइट, उतनी आईबॉल्स नहीं मिली हैं जितना उनका टैलेंट एक्चुअली डिजर्व करता है। आई वुड वॉच दिस फिल्म फॉर रणदीप हुड्डाज डायरेक्टोरियल वेंचर, फॉर हिज टैलेंट एंड अदर देन दैट। अगर आपको सावरकर साहब के बारे में जानना ही है तो विक्रम संपत की किताबें पढ़िए, उनके ऊपर आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी। अगर थोड़ा बहुत भी आप उनके बारे में पढ़ के जाएंगे, जैसे मैंने कहा था प्री सेलुलर एंड पोस्ट सेलुलर लाइफ के बाद उनका पढ़ के जाना, तो ज्यादा आपको फिल्म इंटरेस्टिंग लगेगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई लाइक द फिल्म। अब बढ़ते हैं दूसरी फिल्म की तरफ। नाउ इन ऑल ऑनेस्टी गाइस, मालागांव एक्सप्रेस टुक मी बाय अ ह्यूज सरप्राइज। जब मैं ये फिल्म देखने गया था मुझे ऐसा लग रहा था कि पॉपकॉर्न है आया था ना, जिसमें फरहाद सामजी की राइटिंग थी और कुणाल खेमू भी थे, वैसी ये फिल्म ना निकले। लेकिन मैं अगर सही सही बताऊं ना तो ये फिल्म देखने के बाद मुझे ये चीज सबकॉन्शियसली भी रियलाइज हो रही थी बार बार कि इसमें कुणाल खेमू की राइटिंग और डायरेक्शन इतनी जबरदस्त है। द वे ही हैज मर्ज्ड actually organic jokes with slapstick comedy, this film stands out as one of the best comedies in the recent years. Goa, here we come. बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं है कि गुजराती सिनेमा में प्रतीक गांधी कॉमेडी रोल्स निभाने के लिए जाने जाते हैं और यहां पर भी he does absolute justice to his role. अविनाश तिवारी का बंबई मेरी जान में रोल देख लो और मिर्जापुर के लिए तो देवेंद्र शर्मा पॉपुलर हैं ही। और साथ ही में इनकी रिसेंटली वो आई थी द रेलवे मैन, जहां पे इन्होंने एक चोर का रोल प्ले किया था, वो भी बहुत अच्छी तरह निभाया था देवेंद्र शर्मा ने। और यहां पे भी इस फिल्म में आप इनका एक कंप्लीटली नया किरदार देखोगे जो इतनी बढ़िया राइटिंग के साथ सपोर्ट करा गया है दैट यू वुड हैव अ गाला टाइम एट द थिएटर। कुणाल ने एज अ राइटर बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही कैरिकेचरिश कार्टूनिश तरीके से और स्लैपस्टिक को ध्यान में रखते हुए कैरेक्टर्स को क्रिएट किया है। मेरे फेवरेट कैरेक्टर थे उपेंद्र लिमे साहब, फ्रेडी बन के आए थे ये एनिमल में लास्ट, और यहां पे इनका रोल मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। आई थिंक ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द फिल्म। कैसा झेंड फकान गन है ये। कहानी बहुत ही सिंपल सी है, ट्रेलर देख के भी आपको समझ आ ही गई होगी। तीन दोस्त हैं बचपन के, तीनों बचपन से गोवा जाने का सपना देखते हैं, लेकिन फिर वो बड़े हो जाते हैं, नहीं जा पाते, एंड देन दैट डे कम्स कि वो वहां पे आ जाते हैं और यहीं से मस्ती शुरू होती है फिल्म के अंदर। और यहां से ना एक कॉमेडी ऑफ एरर स्नोबॉल होने लग जाती है, जहां पे ह्यूमर कुणाल खेमू ने बहुत ही सही तरीके से और सिलेक्टिवली डाला है। ये 10 मिनट के रैम्बो, ये कोक के जोश में ना अपना होश मत। कुणाल खेमू का फिल्म के अंदर कैमियो है, बड़े ही अनएक्सपेक्टेड मोड पे वो कैमियो आता भी है और वो बहुत हिलेरियस है। इनफैक्ट इट्स सो फनी कि मेरे हिसाब से रीसेंट कॉमेडी फिल्म में मैंने जितने भी कैमियो देखे हैं ना, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट फनी मुझे ये लगा। मेरी दूर की मुंह बोली मंगेतर नोरा फतेही भी हैं इस फिल्म के अंदर, और तुम सबको पता ही है कि वो कितनी बड़ी दिग्गज आर्टिस्ट है, कितनी बढ़िया वो एक्ट्रेस हैं। अभी अभी वो विद्युत सर की क्रैक में आई थी और अब वो इसमें आई हैं। सो यू नो, वी नो, एवरीबडी नोज कि उनको क्यों रखा जाता है फिल्मों में। शी इज एन आई कैंडी। यहाँ पे भी वही है, थोड़े बहुत डायलॉग्स दे दिए हैं बट वो है बस। ट्रेलर में जो हमने कॉमेडी देखी थी वो देखने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा ये संदेह था कि इस पिक्चर के अंदर जो कॉमेडी की राइटिंग होगी ना, वो मिक्सचर होगा व्हाट्सएप जोक्स का, मिलेनियल कॉमेडी का और जेन जी जोक्स का, और ये फिल्म में देखने को भी मिलता है। लेकिन ये कहीं भी क्रिंज नहीं होता। कुछ कुछ जोक्स हर कॉमेडी फिल्म में किसी ना किसी को सब्जेक्टिवली क्रिंज लग सकते हैं, बट ओवरऑल ये कॉमेडी राइटिंग बहुत अच्छी करी गई है। फिल्म के गाने कुछ खास नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी मुझे ठीक ठाक लगा, कहीं पे तो मुझे काफी ड्रूपी लगा बैकग्राउंड म्यूजिक, और बेटर हो सकता था सिचुएशंस के हिसाब से। लेकिन ये कोई मेक और ब्रेक नहीं करता फिल्म को। सेकेंड हाफ भी फिल्म का थोड़ा मुझे स्लो लगा, थोड़ा कट शॉर्ट, 15-20 मिनट और छोटी हो सकती थी फिल्म, और ज्यादा फनी बन जाती। बट ओवरऑल तुम्हारे को एक बढ़िया थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। अपने दोस्त यारों के साथ जाना, 1-2 पैक भी लगा लेना जाने से पहले, लेकिन गाड़ी मत चलाना, उसके बाद देखना जरूर दोस्तों के साथ, मजा आएगा। बहुत लंबे टाइम के बाद एक ऐसे बॉलीवुड की कॉमेडी मैंने देखी है जिसको देखने में मुझे मजा आया, जिसको मैं रिलैक्स करके देख रहा था और मुझे ये नहीं लग रहा था अरे क्या क्रिंज जोक्स हैं। ऐसा तुम कहीं नहीं बोलोगे। हैट्स ऑफ टू कुणाल खेमू एंड ऑल द गाइज इन दिस फिल्म। तो ये था मेरा दोनों फिल्मों का रिव्यू। तुम्हें कैसी लगी? अगर तुमने देखी है, नहीं देखी है, तो क्या सोच रहे हो तुम इनको देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। विद्युत जाम वाला रोस्ट लाइव है, वो मुझे लग रहा है लीगल नोटिस ना भेज दे इसके ऊपर, क्योंकि वो शायद अपना क्रिटिसिज्म ना ले पाए, इसीलिए उसको देख लो, भी बाद में हटानी पड़ सकती है। तब तक के लिए माँ मियाँ लजानिया पप्पी बाय बाय। एक चीज़ और यार, उर्फी के नए वाले तुमने पॉडकास्ट वो देखे हैं? बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर बातें हो रही हैं वहाँ पे, उन पे नज़र डालते हैं। बताओ रोज़ चाहिए तो एक बार मैं देखूँ उसको जाके। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।